प्रदेश में अपराधी की इतनी हिम्मत कि सरकार के समानांतर अपनी सरकार चलाए। शुक्र मनाइए, खौफ है, कानून का खौफ है, अपराधियों का खौफ नहीं। वो योगी का विकल्प अभी उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है। से उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। कहना चाहेंगे? क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला लेंगे। तो देखा आपने, न्याय के लिए एनकाउंटर, बुलडोजर की कार्रवाई, ये किस तरह का जस्टिस है? क्या सरकार कानून से ऊपर है? चलो माना कि फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है, लेकिन घर गिराना मतलब एक अपराधी की सजा पूरा परिवार भुगते, क्या यही योगी मॉडल है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो मामला क्या है में। तो जैसा कि आपने देखा कि यूपी में जस्टिस के नाम पर योगी सरकार की दमनकारी नीतियां न्याय के नाम पर किस तरह लोगों पर हावी हैं, जिसको लोग इंस्टेंट जस्टिस कह रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट अनुराग चड्ढा जी। अनुराग जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और हम आपसे जानेंगे आखिर इन सब बातों के पीछे मामला क्या है। थैंक यू नैना, फिर से बुलाने के लिए। जो आपने कहा, मैं थोड़ा सा आपके शब्दों को करेक्ट कर दूं। करेक्ट का मतलब थोड़ा सा सही कर दूं, अगर हिंदी भाषा में कहें तो। देखिए, जो दमन और इंस्टेंस जस्टिस होता है उसमें बहुत फर्क है। और इस सरकार में अगर दमन हो रहा है तो अपराधियों का हो रहा है, और होना भी चाहिए। अगर सख्ती हो रही है और सख्ती से सुधार होता है तो वो सुधार और सख्ती दोनों बहुत जरूरी है नैना, और ये सख्ती बार बार की जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये मान ले कि बुलडोजर से घर गिराना जायज है? कानून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ना 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 नैना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बुलडोजर चलता दिखाई देता है, आपको अपराधियों का दर्द दिखाई देता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता कि बुलडोजर आखिर चल क्यों रहा है। तो एक अपराधी के अपराध की सजा पूरे परिवार को बेघर करके देना, ये सही है? नैना, ये जो यूपी पुलिस अपराध की जड़ें काट रही है, इसके बीज आज से 20 से 25 साल पहले बोए गए थे। इसमें आपकी गलती मैं नहीं मानता, क्योंकि जो हमेशा जो गलत जानकारी है हमेशा गलत निर्णय की तरफ ले जाती है। तो आपका कहना है कि लोगों को सच नहीं पता, ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल नैना, लोग सिर्फ कार्रवाई देखकर अपनी छाती पीट रहे हैं। भाई साहब, हिसाब तो एक ना एक दिन होगा ही ना, वरना प्रदेश में अपराधी की इतनी हिम्मत कि सरकार के समानांतर अपनी सरकार चलाए, वो भी जेल से। यदि तत्कालीन सरकारें अपना काम ईमानदारी से करती तो मजाल है कि कोई अपराधी कानून से ऊपर चला जाए। मतलब आपका कहना है कि योगी राज में अपराध रुक गए हैं। तो फिर ये रेप, हत्या, रंगदारी, ये कैसे मुकदमे हैं सर? और दूसरों के दोष गिनाने से आपके दोष तो कम नहीं हो जाते ना? नैना, शुक्र मनाइए, आज आप ये कह पा रही हैं। इस उत्तर प्रदेश में लोग पुलिस तक अपनी शिकायत दर्ज करवा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग थाने पहुंच पाते हैं। इसका कारण आप समझती हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। मैंने तो आपसे साफ कहूंगा, मैंने वो टाइम भी देखा है जब समर्थन वापस लिए जाने से नाराज सपाइयों ने 2 जून 1995 की शाम को लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में मायावती जी से बदसलूकी करते हुए उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी। एक मिनट, आप समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं मैंने ना, ये तो बिल्कुल फैक्ट्स है। आप देखिए, गूगल करिए,
वीडियोस देखिए जो उस समय लोग मौजूद थे। अगर आपको ब्रह्मदत्त द्विवेदी आपको याद है तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती जी की जान बचाई थी और मायावती ने उनको अपना बड़ा भाई माना था। और शायद यही वजह है कि जब जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी दूसरी पार्टी से चुनाव में खड़े हुए तो मायावती जी ने अपना कैंडिडेट तक उनके सामने नहीं उतारा। आप समझिए, मायावती कभी किसी पर एहसान नहीं करती थी और मायावती को लगता था कि मायावती की जान ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाई है, ये फैक्ट है। चलिए ठीक है, सब पर चला, तब भी तो सुकून से ज्यादा लोगों में खौफ इस टाइम जितना मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यूपी में कानून न्याय से ज्यादा खौफ पैदा कर रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों में? नैना, शुक्र मनाइए, खौफ है, कानून का खौफ है, अपराधियों का खौफ नहीं है। अब आप मुझे यह बताइए कि कानून का खौफ अच्छा है या अपराधियों का खौफ अच्छा है? नहीं तो उत्तर प्रदेश ने वो खौफ देखा है जब कोठारी बंधुओं को सामने से गोली मारी गई, वो भी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश पर। खौफ वो था जब दिन दहाड़े विधायक राजू पाल को 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई थी। आप बातों को घुमाइए मत। क्या अल्पसंख्यकों में खौफ का माहौल नहीं है? सच बताइएगा। नैना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि योगी सरकार जो जड़ें काट रही है, जो उसके बीज हैं, बहुत पहले बोए गए थे। अब जरूरत थी तो इन जड़ों को काटने की, और इनको अगर नहीं काटा गया, अब कार्रवाई हो रही है, दर्द होने लगा है। सवाल तो यह भी है कि ये नौबत क्यों आई? चलिए, एक और जहां सरकार का यह तर्क है कि वो बिना भेदभाव के कानून का राज स्थापित कर रही है, तुष्टिकरण को खत्म कर रही है, वहीं मुस्लिम समुदाय का एक बड़े हिस्से का यह भी मानना है कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। नैना, हम ये बात सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो छवि है एक प्रखर हिंदूवादी नेता की है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी उन्होंने जो उनके भाषण थे वो हिंदूवादी होते थे, और जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो मानते थे कि भाई ये जो योगी जी भाषण दे रहे हैं वो उनके खिलाफ दे रहे हैं। और उसके बाद जब योगी सरकार अस्तित्व में आई तो उन्होंने बहुत सारे कठोर कानून बनाए। कठोर कानून क्या थे? जैसे नाम परिवर्तन, इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया? प्रयागराज। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया जी। और जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो मानते थे कि भाई ये जो योगी जी भाषण दे रहे हैं वो उनके खिलाफ दे रहे हैं। और उसके बाद जब योगी सरकार अस्तित्व में आई तो उन्होंने बहुत सारे कठोर कानून बनाए। कठोर कानून क्या थे? जैसे कि जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है उसको उन्होंने रोक दिया, उससे क्या होता था? जाम लगता था। इसके अलावा उन्होंने जो धार्मिक स्थल थे वहां से उन्होंने लाउड स्पीकर हटवा दिया। अब आप ये बताइए कि लाउड स्पीकर जो थे वो केवल मस्जिदों से हटाए गए क्या? मंदिरों से भी तो हटाए गए ना। लेकिन इसमें जो एक खास वर्ग है वो ये सोचता है कि भाई योगी जी ने जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर कुठाराघात किया है, उस पर हमला किया है। अब आप बताइए कि जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति अक्सर 80 बनाम 20 जैसे नारों के इर्द गिर्द सिमट जाती थी, बीजेपी की रणनीति हिंदू मतों को एकजुट करने की होती है। अब एक खास वर्ग को लगता है कि जो उनकी राजनीतिक भागीदारी है और जो अहमियत है वो कम की जा रही है। पूर्व में कानून का जो उपहास है उसको उड़ाने की आदत थी, अब कानून का पालन करना पड़ रहा है तो तकलीफ हो रही है। ना बुरा मत मानना, मैं एक बात कहूंगा, आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही हो या मुलायम जी की सरकार रही हो और अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो। अखिलेश यादव जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, उनकी सरकार को मैंने देखा। जब मैं उनकी सरकार में रिपोर्टिंग करता था तो मैंने खूब उनके खिलाफ खबर चलाई, लेकिन कभी अखिलेश जी को दर्द नहीं हुआ कि भाई ये मेरे साथ भी बैठता है, मेरे से बात भी करता है, मेरे खिलाफ वो खबर चला रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि ग्राउंड पर हिंदू मुस्लिम एंगल था, जो मिश्रित इलाके थे वहां पर हिंदू हमेशा खौफ में रहता था, ये सच्चाई है। आप सब्जी मंडियों में आप चले जाओ, जो हिंदू लड़कियां सब्जी खरीदने जाती थी वहां पर मुस्लिम लड़के उन पर फप्तियां कसते थे। कॉलेजों के बाहर वो शोधे हाथ में कलावा पहनकर अपना नाम मोनू सोनू रामू रखते थे, लव जिहाद का एंगल था। तो ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आकर पलटा है। लेकिन सर फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो हो ही रहा है ना। एक तो आप उकसाने वाले काम कर रहे हैं लगातार, दूसरी तरफ कानून की दुहाई भी दे रहे हैं। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? नैना, आपको संबल याद है या बिल्कुल भूल चुकी हो संबल? थोड़ा बहुत अगर यादों के झरोखे में आप जाओ तो वहां पर आपने देखा होगा कि कार्रवाई हुई, वहां शासन प्रशासन के लोग पहुंचे, सरकार ने बिजली चोरी पकड़ी। वहां पर जो मस्जिद थी, मस्जिद पे एक बिजली का कनेक्शन था, उस मस्जिद से घरों की बिजलियां रोशन हो रही थी। यानी कि मस्जिद में तो फ्री का कनेक्शन था ही था, साथ में जो लोगों के घर थे वहां पर, अब किसके घर थे? वहां किसी हिंदू का घर तो था नहीं, वहां मुस्लिमों के घर थे। उन्होंने बिजली चोरी करनी शुरू कर दी। अब फिर आप चाहते कि कार्रवाई ना हो, वहां पर कार्रवाई हुई तो फिर आप लोगों को दर्द हुआ, फिर इसको आप भेदभाव कहते हैं। तो
भैया ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, कानून तो अपना काम करेगा। याद होगा आपको विकास दुबे की गाड़ी पलटी। अब लोगों को लगता है कि भाई अब तो केवल अल्पसंख्यक जो यानी कि सीधा मैं कहूंगा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, लेकिन जब विकास दुबे ने गलत काम किया, पुलिस वालों को मारा, दहशत का माहौल उत्तर प्रदेश में व्याप्त कर दिया, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई नैना हुई। तो अब आपको उत्तर प्रदेश में बदलना पड़ेगा, या तो आप खुद बदलिए या कानून के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। अब आप देखिए कार्रवाई हो रही है, तो यहां पर आप देखिए जो लोग हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है वो बिलबिला रहे हैं। उनको लगता है कि योगी जी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। भैया विकास दुबे को याद करिए, वो भी हिंदू था, पंडित था, उसने गलत काम किया तो कार्रवाई हुई इसके ऊपर। मुख्यमंत्री ने यह नहीं देखा कि एक पंडित का अगर वो एनकाउंटर करा रहे हैं तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। नैना आप इतनी देर से मेरे से सवाल पूछ रही हैं, आपके माध्यम से मैं अगर एक सवाल पूछ लूं तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। मेरा काम है आपसे सवाल करना, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपने पूछा कि अल्पसंख्यकों में योगी मॉडल का खौफ है, तो यह बताइए अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको मनमानी की छूट दे दी जाए, मस्जिदों से बिजली चोरी करने की अनुमति दे दी जाए, अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन आपकी तरफ से आंखें मूंद ले जैसे सपा और कांग्रेस की सरकारें करती थी, ऐसा हो जाए, आप ये चाहते हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक कानून के दायरे में रहकर कार्य नहीं करते? नैना ऐसा आप कह रही हैं। मैं वही कह रही हूं जो यूपी की हवाओं में तैरता है सर। यूपी की हवाओं में तो जय श्री राम तैरता है नैना। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उससे दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनकी सोच में खोट है। इस कार्रवाई का विरोध वही लोग करते हैं जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो बिल्कुल सही है उनमें बिल्कुल डर नहीं है। आप चले जाओ यूथ के पास, जिसको हम लोग जेनजी कहते हैं, अब माइक लेके जाओ कि बताइए भाई आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, आपको करप्ट मुख्यमंत्री चाहिए या आपको अपराधियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? लोग बोलेंगे योगी चाहिए। लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं है ना। बिल्कुल, कार्रवाई भी उन लोगों पर हुई है नैना जो आपराधिक मामलों में लिप्त थे। आप बताइए कि योगी सरकार में 2017 से लेकर अभी तक 183, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एनकाउंटर हुए। उसमें 126 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए हैं और 57 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के। अब बताइए खौफ किस में होना चाहिए, हिंदू में या मुसलमानों में? अच्छा चलिए, अगर यूं ही असंतोष बढ़ता रहा तो बाबा की जगह कौन हो? नैना मेरी समझ में यह नहीं आता कि असंतोष किस बात का। जो उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जहां तक मैं समझता हूं और मैंने लोगों से बात करता हूं, उनसे सुना है मैंने, यहां की जो योजनाएं हैं बिल्कुल सूरज की रोशनी के समान है कि जब सूरज निकलता है तो जो उसकी रोशनी होती है ना वो सभी के घरों में जाती है। जब दो पड़ोसी खड़े होते हैं और सूरज निकलता है तो कभी किसी पड़ोसी ने इस बात की शिकायत की है कि भाई सूरज की रोशनी तेरे घर में तो आई, मेरे घर में नहीं पहुंची? आप समझिए कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो हिंदू के घर में भी उतनी पहुंचती हैं जितनी मुसलमानों के घर में। आपको कोरोना काल याद होगा, वैक्सीन में कभी आपने सुना कि हिंदू को मिली मुसलमान को नहीं मिली? उज्ज्वला योजना आप समझती हैं? उज्ज्वला योजना के तहत जो जितने भी लाभार्थी हैं, मैं गारंटी से लिखकर कह सकता हूं कि वो सबसे ज्यादा जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। इसके अलावा जो गरीबों के मकान बनते हैं, पीएम आवास योजना, उसको एग्जीक्यूट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कराते हैं। उसमें भी अगर आप देखो तो हिंदुओं ने कम लाभ लिया, सबसे ज्यादा लाभ लिया अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने। अच्छा सब बात छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, वहां पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा किस समुदाय के लोग वहां पर खड़े रहते हैं। गारंटी से आपसे कह सकता हूं कि वहां पर आप देखेंगे कि तो बुर्के में महिलाएं मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। बुर्का मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुर्का एक आइडेंटिटी होती है पहचानने की कि भाई वो मुस्लिम समुदाय से है। मुस्लिम युवक, उनके सर पर टोपी रहती है तो वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हिंदू उसमें कम रहते हैं। तो सरकार दवाई भी दे रही है, गोली भी दे रही है, सिलेंडर भी दे रही है, हर घर नल भी दे रही है, आपके मकान भी वो बनवा रही है। तो भेदभाव किस बात का? और जब अपराधी के ऊपर कार्रवाई होती है तो साहब कहते हैं कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं उन पर योगी सरकार बड़ी सख्ती से पेश आ रही है। फिर भी विरोध तो हो ही रहा है ना। नहीं, गजब का खेला है नैना, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है नैना। एक राजनेता है, बोले कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, लोगों को बरगलाया और बाद में पूरी जनता ने देखा कि चुपके से वैक्सीन वो लगवा के ले आए। क्यों लगवाए? नहीं लगवा के आते आप। देखिए अनुराग जी, राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। कब किसकी सरकार बन जाए
कहा नहीं जा सकता। ऐसे में तो आप योगी की जगह यूपी में किसे देखते हैं, ये तो बता दीजिए। देखिए नैना, एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि आप भी किसी भूल भुलावे में बिल्कुल मत रहना। उत्तर प्रदेश का मतलब सिर्फ योगी। मैं देखता हूं भाजपा नेता जब आपस में बैठ के बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी ने जो करके दिखा दिया वो पिछली 30 सालों की सरकार में नहीं हो पाया, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप देखिए कि यूपी में योगी का कोई विकल्प है तो बताइए कौन है? स्वयं योगी। ये बात आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लीजिए। और यूपी बीजेपी की जब भी बात होगी तो हमेशा योगी पर ही केंद्रित रहेंगे। नैना, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि समय जो ना वो बहुत बेरहम होता है। समय सब कुछ याद रखता है और लौटकर जरूर आता है। अब 2002 में जो गुजरात के दंगे थे उन पर अगर नजर डालें तो अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे कि भाई मुख्यमंत्री के रहते हुए, मोदी के रहते हुए इतना बड़ा वहां पर कांड हो गया और वो उनको राजधर्म की याद दिलाना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो बढ़ता कद था तो लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि ये पार्टी हित में नहीं होगा। तो यानी कि जो जनता की भावनाएं थी वो नरेंद्र मोदी के साथ थी, इस वजह से वो लोग उनको नहीं हटा पाए। और ठीक वैसी ही भावनाएं नैना योगी के साथ हैं। देखो बहुत कुछ चलता है टकराव, दिल्ली वर्सेस यूपी, लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा कि योगी की जो छवि है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनिक छवि है। वो ट्विटर वाले नेता नहीं है, वो फेसबुक वाले नेता नहीं है। जो कुछ योगी बोलते हैं वो अपने आप बोलते हैं ना, वो भाषण याद करके लाते हैं। अब आपको याद होगा कि जब एक राजू पाल विधायक की शायद हत्या हो गई थी ना, बम मार के और गोलियां मार के, जब योगी विधानसभा में थे तो कोई स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ के लाए थे वो। उन्होंने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनकी वो लाइन पकड़ ली और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना वो त्राही त्राही कर रही थी अपराध से। जब भी कोई अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है और तो योगी का डंडा उनके ऊपर चलता है। लोग देखो बहुत सारी समस्याएं हैं बीजेपी सरकार में। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है, लेकिन यूपी के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तो इसलिए वो योगी का विकल्प अभी उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। अच्छा, तो मौजूदा समय में यूपी में बीजेपी के पास योगी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है, कोई भी नहीं। नैना, मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह के बाद आप यूपी से योगी को हटाने के लिए बिल्कुल तुल गई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर पार्टी के अंदर बगावत के सुर निकले तो योगी की जगह बीजेपी किसे लाएगी, बस इतना मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, आपको योगी क्यों रास नहीं आ रहा, वैसे ये बताइए मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जानना चाहती हूँ, मेरा काम है सवाल अच्छा करना। नैना, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि बगावत के सुर। आपको पता है कि बगावत किसके खिलाफ होती है? मुझे अच्छे से पता है सर, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन, योगी नहीं तो कौन? नैना, बगावत उसके खिलाफ होती है जिसके खिलाफ असंतोष की भावना हो, जो जनमानस की उम्मीदों पर खरा ना उतरे, जो युवाओं और उनकी भावनाओं को बिल्कुल ना समझता हो, जिसके होने से पार्टी या संगठन की छवि धूमिल हो रही हो। लेकिन बात जब योगी जी की होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच योगी जी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, और हो भी क्यों ना। आज का जो युवा है इंस्टेंट जस्टिस में विश्वास रखता है और योगी राज में ये काम बहुत बखूबी हो रहा है। आज का जो नैना युवा है ना, वो एक गाल पर थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे ना करे, बल्कि आज का युवा तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना चाहता है। और योगी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि अपराधी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ नहीं कि योगी पुलिस जो है अगले दिन उसका लंगड़ाते हुए वीडियो वायरल कर देती है, वीडियो जारी कर देती है। इस कदर भरोसा दिला रखा है योगी सरकार ने। इसी भयमुक्त शासन की वजह से प्रदेश की बहन बेटियां खुलकर जी रही हैं। प्रदेश के उद्यमी बिना डर, बिना भय और रंगदारी के अपना व्यापार सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब आप ही बताइए नैना, जब किसी प्रदेश का युवा, बहन, बेटी, उद्यमी योगी मॉडल के शासनकाल में निर्बाध चैन की सांस ले रहे हो तो भला पार्टी के अंदर से बगावती सुर क्यों निकलेंगे? और कोई भी पार्टी अपनी जो जमी जमाई सत्ता है उसे क्यों खोना चाहेगी? हाँ, एक बात जरूर है कि जो वैचारिक मतभेद हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए मतभेद भी हमेशा कुर्बान कर दिए जाते हैं। अब आप देखिए यूपी में एक शब्द का मैं आप प्रयोग करना चाहूंगा। आप क्राइम को ज्यादा पसंद करती हैं या कॉमर्स को? कॉमर्स को। हाँ, कॉमर्स का मतलब क्या ना,
पैसा आना, बारिश इन्वेस्टमेंट आना, जी। और कॉमर्स तभी आएगा जब क्राइम मिटेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा जो है वो दो गुटों में बटी हुई है? एक जो है वो योगी को सपोर्ट करते हैं और एक केशव प्रसाद मौर्य को। देखो नैना, राजनीति में जनता की लहर जिस तरफ जाएगी, फैसला सर्वसम्मति से वहीं पर आएगा। और अभी हवा का रुख योगी की तरफ है। जनता ने योगी को सर आंखों पर चढ़ा रखा है, लेकिन हाँ, केंद्रीय नेतृत्व योगी के इशारों को समझे, साथ दे, तब बात है। बस एक और अंतिम सवाल, योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, ऐसे में अगर योगी को पीएम बनाया जाता है तब यूपी का सीएम कौन होगा? देखिए नैना, राजनीति में संभावना को कभी आप किल नहीं कर सकते। राजनीति असंभावनाओं का खेल है। जो राजनीति में दिखाई नहीं देता वो हो जाता है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी का मॉडल बहुत चर्चाओं में है। किसी ने सोचा था कि 2024 में कभी योगी के राज में लोकसभा की सीटें इतनी कम होंगी, क्योंकि वहां जातीय गणित था। तो जब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ना, जातीय गणित पर बहुत ज्यादा चलती है। तो जो आपका सवाल है, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे दूं कि अभी जो उत्तर प्रदेश 2000, मैं कहूंगा पूरा देश, पहले 2014, 2017 उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव हुआ वो हुआ धर्म के नाम पर, और जब जब चुनाव उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर होगा तो बीजेपी चुनाव जीतेगी। 2024 का जो चुनाव हुआ वो जाति पर हो गया, तो चुनाव कौन जीता? ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जीत ली। ठीक। अब आपने कहा कि भाई योगी के बाद यूपी में कौन होगा, तो उत्तर प्रदेश में देखिए, जब भी भाजपा योगी जी को हटाने के बारे में सोचेगी तो सबसे पहले यह देखेगी कि कास्ट को कास्ट से रिप्लेस कैसे करें, यानी कि ठाकुर की जगह ठाकुर। उनको देखना होगा कि कौन सा बड़ा ठाकुर उत्तर प्रदेश में नेता है, वो युवा भी हो और योगी की जो कट्टर छवि है उससे भी मैच खाता हो। बहुत सारे नाम हैं ऐसे। लेकिन अगर जातीय समीकरण के हिसाब से आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है। वो जिस जाति से आते हैं उनका इम्पैक्ट है। और 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसा लगता था कि वही उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर जब भी योगी जी को यहां से हटकर अगर जो दिल्ली जाएंगे, मैंने भाजपा में बहुत सारे नारे सुने हैं कि भाई मोदी के बाद योगी, और ये भी सच है कि भाई जो मोदी जी के समर्थक हैं वो हमारी डिस्कशन को सुनकर वो हो सकता है मैं गाली बकें कि भाई आप मोदी जी को हटा के योगी जी को पहुंचा रहे हैं। भाई मोदी जी अमृत पी के तो आए नहीं है ना, एक ना एक दिन उनको रिटायर भी होना है। तो जब वो रिटायर होंगे तो निश्चित तौर पर जो देश बोलता है, जो देश का मूड है, वो यही है कि भाई मोदी जी के बाद तो योगी जी सत्ता संभालेंगे। और एक चीज और है ना कि भाजपा एक देखिए अनुशासित पार्टी है, और यहाँ पर हम आप नहीं तय करेंगे कि मुख्यमंत्री यूपी का कौन बनेगा। उसमें विधायकों की राय ली जाएगी, संसदीय दल की बैठक होगी, तो बहुत सारे उसमें नाम है। लेकिन मुझे लगता है कि जाति के हिसाब से अगर लगाएंगे तो ओबीसी पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत हावी है। उत्तर प्रदेश में पीडीए का जो समीकरण है बहुत हावी है, और जब भी ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम सेकंड लाइन में होगा। अब हम अपने एक्सपर्ट का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका कि आपने हमें टाइम दिया और युवाओं को आपने प्रेरित किया। बहुत सारी बातें आपने हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू नैना, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके सवाल होते हैं, जो मेरा आंसर होता है, वो युवाओं को प्रेरित करे, और आगे भी आपके साथ बातों का सिलसिला मुझे लगता है कि जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नैना। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई खबर और एक नए वाद विवाद को हम आसान बनाएंगे और जानेंगे कि मामला क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। जय हिंद।